नाज़रीन, अब इससे आगे की दास्तान सुनिए। पाकिस्तान बहुत ही मुश्किलों से वजूद में आया। मेरी वालिदा को वो लोग एक कैंप में छोड़कर चले गए। सब घरवाले, वालिदैन, भाई-बहनें सब बिछड़ गए। बहुत बुरे हालात थे। भूख, प्यास ने निढाल कर दिया था। खौफ और दहशत की वजह से आवाज़ बंद हो गई थी। वालिदा ने अपने सामने कितनी औरतों, बच्चों को शहीद होते देखा था। वालिदा के पूरे जिस्म पर खून के लोथड़े चिपक गए थे। कपड़े तार-तार थे। अब कैंप में अफरा-तफरी का आलम था। माएँ अपने बच्चों को तलाश कर रही थीं, बच्चे अपने माँ-बाप को ढूँढ रहे थे। एक चीखो-पुकार थी, जो चारों तरफ से आ रही थी। किसी को किसी का होश नहीं था। सब सरासीमा कोनों, खुदरों में सहमे बैठे थे कि अब क्या होगा। कैंप के लोग, जिनमें अंग्रेज अफसर भी थे, सबके नाम और पते पूछ रहे थे और एक रजिस्टर में लिखते जाते थे। मगर जो कुछ हो चुका था और जो कुछ देख चुके थे, इसकी वजह से ज़बानें अक्सर खामोश थीं। बस वीरान आँखों से आंसू रवां थे और उसकी वजह से कुछ भी दुरुस्त तरीके से नहीं लिखा जा रहा था। उन लोगों ने बस मामूल की कार्रवाई करने के बाद सबको कुछ खाने को दिया। मुझे भी एक प्लेट में दाल और सूखी रोटी दिए गए, जो बमुश्किल तमाम हल्क से उतरी। पानी पीने के लिए एक नल लगा हुआ था, हैंड पंप, जिससे चुल्लू से पानी पिया और खामोशी से फिर मैं अपनी ही जगह जा बैठी, जहां बैठी हुई थी। रात के वक्त सब जाग रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। डर के मारे कोई नहीं सो रहा था, कहीं फिर से बलवाई ना आ जाए। चंद नौजवान हाथों में लाठियां थामे कैंप का पहरा देते रहे। इनके पास बस ये लाठियां ही तो थीं और चंद एक के पास तलवारें भी थीं, जिनसे वो अपनी और इस कैंप में रहने वालों की हिफाजत कर रहे थे। रात को ना जाने किस पहर मेरी आंख लग गई और सुबह जब मैं किसी ने कैंप में अजान दी तो मैं घबरा कर उठ बैठी और चारों तरफ देखा, लोग जाग रहे थे। जब कुछ दिन चढ़ा तो फौजी ट्रक आ गए और लोगों को उनमें भरना शुरू कर दिया। मैं भी एक खातून के साथ इसमें जा बैठी। वो ट्रक हमको सरहद क्रॉस करने के लिए आए थे। ये एक सरहदी इलाका था, जिसका नाम बाद में मेरी वालिदा को मालूम हुआ। सिंध के करीब छोर नामी सरहदी इलाका था, जो रेगिस्तानी इलाका था। अब हम पाकिस्तान की सरहद में आ चुके थे और यहाँ पर पाकिस्तानी फौज ने हम सबको एक कैंप में पहुंचा दिया। रस्मी सी कार्रवाई थी सरहद पर और फिर हम एक कैंप में पहुंच गए। यहाँ का इंतजाम कुछ बेहतर लग रहा था। पानी और चाय से हमारी तवाज़ो की गई और फिर सबको खेमों के एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचा दिया और खानदानों के हिसाब से एक एक खेमा दिया जाता रहा। मैं क्योंकि इस खातून के हमरा थी, तो उनके साथ ही खेमे में पहुंचा दी गई। बस यहाँ से अल्लाह ने मेरी मदद की और इस नेक दिल औरत ने, जो खुद बहुत परेशान थी, जिसके सब घर वालों को उसके सामने शहीद कर दिया गया था, उसको मुझसे कुछ उनसियत सी हो गई और मुझे लेकर सिंध के शहर सखर ले आई। यहाँ पर उसकी एक दोस्त, जो कि हिंदू खातून थी, जिनका नाम कौशल्या था, रहती थी। ये सखर का एक कदीमी मोहल्ला लून गुदाम के नाम से मशहूर था। इस हिंदू खातून का अपना घर था। जब हम वहां पहुंचे तो दोनों मिलकर बहुत रोई और अपने प्यारों की मौत का दुख सुना तो बहुत सदमा हुआ। मेरे बारे में पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उस खातून ने, जिनका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ कि नूर बानो था, मालूम हुआ कि बताया ये बच्ची मुझे कैंप में मिली थी, इसका कोई रिश्तेदार नहीं मिला, तो मैं उसको तुम्हारे पास ले आई हूँ। जब कोई मिल जाएगा तो उसके हवाले कर देंगे। इसके कवायफ मैंने कैंप में लिखवा दिए हैं। ये मेरठ की रहने वाली है। कौशल्या ने मुझे जब देखा तो मेरे जिस्म पर लाशों का खून, जो मेरे ऊपर पड़ी हुई थी, जमकर काला पड़ चुका था। वो फौरन मुझे नहलाने के लिए ले गई और पानी गर्म करके इस खून को हटाया, जो कि लोथड़ों की शक्ल में था। फिर अपनी बेटी के लिबास में से एक जोड़ा मुझे पहनाया और खाने का बंदोबस्त करने लगी। मेरे मोहतरम नाजरीन, अभी इस कहानी की दूसरी किस्त थी। इंशाल्लाह तीसरी किस्त भी बहुत जल्द पेश करूँगा। और चूँकि ये कहानी कुछ तवील है और जिन साहब ने मुझे ये सुनाई है, उनसे भी वक़्त लिया जाता है, तो जैसे-जैसे वक़्त मिलेगा इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।